जैन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम सभी स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक को लेकर जो सेकंड पेपर है अपना हिंदी साहित्य वाला, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और अब तक हम जो है हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। और दूसरा जो टॉपिक है वह चल रहा है आदिकाल। कल हमने बात की थी आदिकाल के नामकरण को लेके, और आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। वह किन 12 ग्रंथों के आधार पर रखा है उसके बारे में भी हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में, इस क्लास में बात करने वाले हैं आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ रही है, विशेषता रही उनके बारे में, है ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली बात तो ये कि हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत आदिकाल से होती है। इसलिए आदिकाल को शिशुकाल, हिंदी साहित्य का जन्मकाल, शिशुकाल या प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। तो ये बिंदु नोट करें आप, साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे आप। तो हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य के हिंदी साहित्य के जन्मकाल, शिशुकाल या प्रारंभिक काल को क्या कहा जाता है? आदिकाल कहा जाता है। ठीक है, पहली बात हो गई कि हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत हुई है आदिकाल से, तो इसे हिंदी साहित्य का जन्मकाल, शिशुकाल या प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। आप सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है, और इसका समय माना है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। अगली बात नोट कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे आदिकाल को क्या माना है? इसे वीर गाथा काल कहा, तथा इसका समय, आदिकाल का समय, इसका समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है। ये बात तो आपको पता ही है कि वीरगाथा काल आदिकाल को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, लेकिन इसका समय माना है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। और इन्होंने इसको वीरगाथा काल क्यों कहा है? क्योंकि इसमें जो वीर रस के ग्रंथ थे, वीर जो गाथे थे, उनकी रचना की जो प्रवृत्ति प्रधान थी, वे इस काल में वीर गाथाओं की रचना की जो प्रवृत्ति को प्रधान मानते हैं। इस कारण उन्होंने इसका नाम दिया है वीर गाथा काल, प्रधान मानते हैं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है, जब देखा कि जो 12 ग्रंथों के नाम पर उन्होंने वीर गाथा काल कहा आदिकाल को, तो उसमें देखा कि जो 12 ग्रंथों में से अधिकांश ग्रंथ जो है वह वीर रस की रचनाएं हैं, राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई है, युद्धों के ऊपर लिखी गई रचनाएं। तो इस वीर गाथाओं की रचना की प्रवृत्ति उस समय प्रधान थी, इस कारण इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। और ये बात आपको पता है कि सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा था? आदिकाल का सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल
कहा। ठीक है, सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा। तो आदिकाल की बात करते हैं तो इसका जो विक्रम संवत के हिसाब से में देखें तो 1050 से 1375 विक्रम संवत है। हिंदी साहित्य के जन्मकाल, शिशुकाल या प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। कितने ग्रंथों के आधार पर? 12 ग्रंथों के आधार पर दिया था, जिनमें 4 जो ग्रंथ थे वो तो साहित्यिक अपभ्रंश भाषा के थे, और 8 जो ग्रंथ थे वो देश भाषा या जनभाषा के थे। और आदिकाल जो वीरगाथा काल का आदिकाल को इसका समय माना इन्होंने 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। और इस काल में वीरगाथाओं की जो रचना, वीरगाथाएं लिखी गई, उस रचना की प्रवृत्ति प्रधान थी। इस कारण इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। और सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम बात करते हैं आगे कि जो आदिकाल था उसकी प्रमुख क्या क्या प्रवृत्तियाँ रही, क्या क्या विशेषता रही, उसके बारे में बात करते हैं। आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और साथ के साथ नोट्स बनाए रहे होंगे आप। और जिस प्रकार हमने अभी शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन तक जो लाइव प्रश्नोत्तरी रखी थी, उसमें आप सबके जो आंसर आ रहे थे, आपने जो आंसर दिए बहुत ही शानदार और गजब आंसर दिए आपने। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार अपनी जो क्लास है इससे बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो देखने लायक है। मैं बिना मतलब अधिकांश जो लगभग सभी जो कोचिंग वाले या जो यूट्यूब में कोचिंग करवाते हैं वो पीडीएफ के तौर पे क्वेश्चन करवाते हैं, ऑप्शन देते हैं, फिर आंसर देते हैं स्टूडेंट। आप केवल मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ फिर भी आप उसका आंसर टाइप कर रहे हो, सीधा एक सीधा आंसर आ रहा है बिना ऑप्शन दिए। तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो इस बार सिलेक्शन श्योर है आप सबका। आप जो तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होना तय। और कई 40-50 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, लाइव में भी रेगुलर जुड़ते हैं और अपनी जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें भी रेगुलर देखते हैं और रेगुलर कमेंट भी करते हैं। तो उससे उनके नाम भी लगभग मुझे याद होने लग गए हैं, बहुत सारे नाम याद हो गए। तो इसका ये है कि जब रिजल्ट आएगा तो मैं भी जब मैसेज करोगे आप कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये तो रेगुलर स्टूडेंट थे। इसलिए आप केवल कमेंट सेक्शन के माध्यम से लाइव जुड़ते हैं या फिर रिकॉर्डेड क्लासों में आप जब कमेंट करते हैं उसके माध्यम से हम जुड़ पाते हैं। तो कोशिश करें कि आप हर वीडियो में कमेंट करने की कोशिश करें ताकि मुझे आपके नाम याद हों। आप ये रहे कि हाँ ये स्टूडेंट तो अपने साहित्य शिखर क्लासेस का है, रेगुलर यहाँ से इसने पढ़ाई की थी। ठीक है, अब बात करते हैं आदिकाल की विशेषताएँ एवं साहित्य प्रवृत्तियों की। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी समय चल रहा है ना, उसमें इस खाली समय में जो जितना मेहनत करेगा वही मान लो उस जब तैयारी के दौरान जब एग्ज़ाम वैकेंसी आएगी उस समय जो अभ्यर्थी तैयारी करेंगे उनसे कई गुना आगे निकल जाएगा। तो ये जो समय है इसमें जो आप तैयारी कर रहे हैं ये बहुत ही बेस्ट समय है। और यूँ मान के चल रहे हैं कि आप इस बार अपनी एक सीट पक्की लेके निकलोगे। बात करें कि आदिकाल की विशेषताएँ आदिकाल की विशेषताएँ एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। अब आदिकाल में किस प्रकार की साहित्य रचा गया, क्या क्या उस साहित्य की विशेषताएं थी? साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। अब देखो आदिकाल का जो समय है उसमें रचनाओं की जो प्रवृत्ति है, सबसे पहली बात है कि साहित्य की रचना जो है प्रारंभ हो रही है ना, तो बहुत सारी कमियाँ निकलेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आएगी। लेकिन शुरुआत होती है तो शुरुआत होना ज़रूरी है। शुरुआत में बहुत सारी कमियाँ रहती है, धीरे धीरे सुधार होता है और फिर एक समय आता है जब इंसान कोई भी चीज़ देख लो, इंसान देख लो या फिर तैयारी देख लो या फिर साहित्य देख लो, एक धीरे धीरे वो परफेक्ट होता जाता है। तो आदिकाल की विशेषताएं साहित्य प्रवृत्तियों की बात करें तो सर्वप्रथम तो ये है कि इस समय जो इतिहास ग्रंथ रचे गए थे, रासो ग्रंथ मान लो और भी जो ग्रंथ थे उनमें, जैसे रासो ग्रंथों में तो ऐतिहासिक वर्णन ही किया गया ज़्यादातर राजाओं का, लड़ाइयों का, युद्धों का। तो उनमें ऐतिहासिकता का अभाव था क्योंकि उन्होंने कल्पना प्रधान ज़्यादा कल्पना का ज़्यादा प्रयोग किया। जो ऐतिहासिक तथ्य थे उनको साइड में कर दिया। तो सबसे पहला तो पॉइंट आप ही लिख लो कि आदिकाल का जो साहित्य था उसमें ऐतिहासिकता का अभाव था। पहला पॉइंट, ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव। अब ऐतिहासिकता का अभाव क्या है कि इसमें जो है एक तो रासो साहित्य रचा गया और इन ग्रंथों में जो थी कल्पना बहुत अधिक थी ना, और इसलिए अनेक भ्रांतियाँ भी उत्पन्न हुई। और चारण कवि जो थे उन्होंने जो अपने राजाओं की प्रशंसा में जो साहित्य लिखा उसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है जिसका यथार्थ से कोई संबंध ही नहीं था। तो इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। 2 पॉइंट लिख सकते हैं आप कि इस काल में, इसके अंदर लिख सकते हैं इस काल में सर्वाधिक रासो
ये सर्वाधिक है ना, इस काल में, रुको, इस काल में सर्वाधिक रासो साहित्य रचा गया, रासो साहित्य, रासो साहित्य रचा गया। आदिकाल में सर्वाधिक जो है रासो साहित्य रचा गया। इन ग्रंथों में, इन ग्रंथों में, इन ग्रंथों में तथ्य कम, इन ग्रंथों में तथ्य कम, कल्पना अधिक, इन ग्रंथों में तथ्य कम, कल्पना अधिक थी। परिणामतः, परिणामतः क्या हुआ, अनेक भ्रांतियां भी उत्पन्न हुई, अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हुई, भ्रांतियां उत्पन्न, परिणामतः अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हुई। और जो है चारण कवियों ने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, चारण कवियों ने, चारण कवियों ने अतिशयोक्ति को, अतिशयोक्ति को प्रमुखता देने, प्रमुखता देते हुए, प्रमुखता देते हुए काल्पनिक वर्णन किए, काल्पनिक वर्णन किए हैं। ठीक है, ऐतिहासिकता का अभाव है ये, क्योंकि इस काल में दूसरा रासो साहित्य रचा गया जिनमें तथ्य कम है और कल्पना अधिक है, इसलिए अनेक भ्रांतियां भी उत्पन्न हुई, ऐतिहासिकता का अभाव है। और चारण कवियों ने तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है जिसका यथार्थ से कोई संबंध ही नहीं था। दूसरी बात करें कि युद्ध वर्णन में सजीवता, क्योंकि उस समय जो थे रासो साहित्य में अधिकांश युद्धों का वर्णन किया गया और जो अन्य जो चारण कवि थे वह एक खुद एक योद्धा भी थे और एक कवि भी थे, तो उन्होंने खुद ने युद्ध भी किया है और आंखों देखा हाल भी वर्णन किया है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, जो कि चारण इन ग्रंथों में जो है वह युद्ध वर्णन में सजीवता दिखाई देती है। युद्ध वर्णन में सजीवता, ऐसा लगता है जैसे कि युद्ध अपने सामने घटित हो रहा है। इसमें लिख लो, चारण कवि, चारण कवि लेखन कौशल में ही नहीं, चारण कवि लेखन कौशल में ही नहीं, युद्ध कौशल में भी निपुण थे, युद्ध कौशल में भी निपुण थे, युद्ध कौशल में भी पारंगत थे। और इन जो युद्धों का जो वर्णन है, इन युद्ध प्रसंगों में, इन युद्धों के प्रसंगों में कवि, जो इन युद्धों का जो वर्णन किया है उसमें कवि ने जो है ना वो कल्पना का चमत्कार नहीं किया, बल्कि जो वीर हृदय का जो उद्गार होता है ना उसको, उनका उल्लेख किया है इसमें। तो इन प्रसंगों में जो है कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर, कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के, वीर हृदय के, वीर हृदय के क्या है, उच्छ्वास भाव, उच्छ्वासों का स्पंदन है, स्पंदन है, स्पंदन है। तो ये तो दो हो गए, दो तथ्य हो गए, एक तो ऐतिहासिकता का भाव और युद्ध वर्णन में सजीवता। स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो आदिकाल के साहित्य में सबसे पहली बात देखते हैं कि ऐतिहासिकता का अभाव है, दूसरी कि युद्ध वर्णन में सजीवता है, क्योंकि जो चारण कवि थे वह लेखन कौशल में नहीं बल्कि युद्ध कौशल में भी निपुण थे। और इन युद्धों के प्रसंगों में केवल कवि ने अपनी कल्पना ही नहीं बल्कि अपने वीर हृदय के जो है वो भावों को भी अच्छी तरह से प्रकट किया है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की,
तो ये जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है संकुचित राष्ट्रीयता, या यूँ कहीं कि राष्ट्रीयता का अभाव। फिर ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा होगा ना, उसमें पूछेगा कि आदिकाल की विशेषता निम्न में से नहीं है। तो राष्ट्रीयता की भावना, ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध वर्णन में सजीवता, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो इसमें क्या नहीं आएगा, राष्ट्रीयता की भावना, क्योंकि इस समय जो आदिकाल में जो साहित्य रचा गया उसमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, क्योंकि छोटे छोटे राज्य थे, आपस में राजा महाराजा एक दूसरे के राज्य पर अधिकार करने के लिए लड़ते रहते थे। तो एक राष्ट्र की तो उस समय कल्पना ही नहीं थी। एक राष्ट्र की कल्पना थी केवल अपना राज्य, भले वो 10 किलोमीटर में फैला हो, छोटा सा राज्य हो, वही उनके लिए राष्ट्र था और उनके लिए वही सब कुछ था। तो राष्ट्रीयता का अभाव, संकुचित राष्ट्रीयता मिलती है। तो अगला जो बिंदु है वो है संकुचित राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, की भावना का अभाव। आप साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ बनाते हुए चलें, या फिर लिख रहे हैं आप, या फिर बाद में वीडियो जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद नोट्स बना लें। तो इस काल में जो है वीरता का वर्णन तो बहुत किया है ना, लेकिन अपने स्वदेश का जो अभिमान है या राष्ट्रीयता है उसकी भावना का अभाव है। तो उसमें लिख लें आप, इस काल में किस काल में, आदिकाल में, इस काल में वीरता का वर्णन, इस काल में वीरता का वर्णन तो, इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत, इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, लेकिन इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, लेकिन स्वदेश का अभिमान, स्वदेश का अभिमान जो देशभक्ति होती है, स्वदेश का अभिमान व राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की भावना का, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। इस काल में जो है वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ है, लेकिन स्वदेश का जो अभिमान है और राष्ट्रीयता की जो भावना है उसका अभाव पाया गया है आदिकालीन साहित्य में। बात करें अगला बिंदु, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो इस समय जो रासो साहित्य रचा गया उसमें राजा महाराजाओं की प्रशंसा की गई है, क्योंकि उन्हें उनकी प्रशंसा से क्या मिलता था, धन मिलता था, उससे उनका जीवन अच्छा चलता था राजाओं का। तो इनमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा ज़्यादा की गई है साहित्य में। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो रासो ग्रंथों के जो रचयिता थे वो चरण कवि कहे जाते हैं ना, और वे अपने आश्रयदाताओं में राजाओं की जो प्रशंसा में काव्य रचना करना भी एक अपना परम करते हुए भी समझते थे। तो अगला बिंदु लिख लें कि रासो ग्रंथों के रचयिता, रासो ग्रंथों के रचयिता चारण कवि माने जाते हैं, चारण कवि माने जाते हैं, चारण कवि माने जाते हैं, और वे अपने माने जाते हैं और वे अपने आश्रयदाता, और वे अपने आश्रयदाता, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, अपना परम कर्तव्य समझते थे। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, तो रासो ग्रंथों के जो रचयिता हैं वो चारण कवि माने जाते हैं, और वे अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। ठीक है, 4 बिंदु हो गए। पहला बिंदु
ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है साहित्य में, युद्ध वर्णन में सजीवता पाई जाती है, संकुचित राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है, और आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब बात करते हैं अगले बिंदु की कि जो इसमें जो रासो कवियों ने जो साहित्य रचा है उसमें प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है। प्रामाणिकता का, ऐतिहासिकता का भी अभाव है और प्रामाणिकता का भी अभाव है। प्रामाणिकता का अभाव, तो अगला बिंदु नोट करें, प्रामाणिकता का अभाव। पांचवा बिंदु है प्रामाणिकता, प्रामाणिकता का अभाव। प्रामाणिकता का अभाव। तो आदिकाल के जो है अधिकांश जो रासो कवियों ने जो है उसमें प्रामाणिकता की संदिग्धता है, क्योंकि जैसे कि अभी पृथ्वीराज रासो है, इस काल की सबसे प्रमुख रचना मानी गई है। कौन सी? पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रप्रदाय ने लिखी है। इसमें आचार्य शुक्ल इसके बारे में क्या कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो इसमें आदिकाल के जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें ऐतिहासिकता का अभाव है, प्रामाणिकता का बेभाव है, क्योंकि तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, इधर उधर किया गया है, तो साहित्य जो है उसमें प्रामाणिकता का अभाव है। तो ये बिंदु नोट करें, आप लिखें कि आदिकाल के रासो, आदिकाल के अधिकांश, देखो, आदिकाल के अधिकांश रासो, अधिकांश रासो कवियों की, जो रासो जो कवि है, रासो कविली, जो रासो काव्य की या रासो साहित्य की, रासो साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है। अब इससे इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? पृथ्वीराज रासो, जो इस काल के प्रमुख रचना थी, है ना। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो इस काल के, आदिकाल के, इस काल की प्रमुख, इस काल की एक क्या है? प्रमुख रचनाएं, इस काल की प्रमुख रचनाएं, इस काल की प्रमुख रचनाएं, वह भी अप्रमाणिक मानी गई है, मानी गई है, वह भी अप्रमाणिक मानी गई है। वो भी क्या मानी गई है? अप्रमाणिक मानी गई है। अब किस तरह मानी है? तो आचार्य शुक्ल का इसमें रेफरेंस देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि यह ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि यह ग्रंथ, यह पूरा ग्रंथ, यह पूरा ग्रंथ ही वास्तव में जाली है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस तथ्य के अनुसार कह सकते हैं कि जो आदिकाल का जो अधिकांश रासो साहित्य लिखा गया उसमें की प्रामाणिकता में क्या है? संदेह है, प्रामाणिकता संदिग्ध है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर बात करते हैं अगले बिंदु की। ऐतिहासिकता का अभाव है, कल्पना की प्रचुरता है। अगला बिंदु ये नीचे नोट कर लो।
इस साहित्य में जो है वो कल्पना की प्रचुरता है, कल्पना की प्रचुरता, कल्पना की प्रचुरता। कल्पना, क्योंकि कल्पना प्रधान साहित्य लिखा गया, बहुत सारी कल्पना की गई है, कल्पना की प्रचुरता है। ठीक है, आगे चले। बात करें तो किस रस की ज़्यादा रचनाएं लिखी गई है इसमें, तो वीर और श्रृंगार रस की। सर्वाधिक वीर रस की है, फिर श्रृंगार रस की रचनाएं सर्वाधिक इस कालखंड में रची गई है, आदिकाल में। तो अगला जो है वो है 7वां बिंदु, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इस साहित्य में किसकी, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। तो रासो साहित्य में, रासो साहित्य में, रासो साहित्य में जो है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। जैसे वीर रस का ग्रंथ देख लें तो वो पृथ्वीराज रास हो गया। बात करें श्रृंगार रस की तो उसमें हो गया बिसल देव रासो, विद्यापति की पदावलियाँ, पदावली, विद्यापति की पदावली। तो ये किस में आ गई, श्रृंगार में आ गई, वीर में पृथ्वीराज रासो आ गए, पृथ्वीराज रासो, और श्रृंगार में बिसल देव रासो, विद्यापति की पदावली। बात करें अगले बिंदु की, तो इस समय जो साहित्य रचा गया उसमें किस भाषा का प्रयोग है, तो डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग है, डिंगल व पिंगल भाषा का प्रयोग, भाषा का प्रयोग। इस साहित्य में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, किस साहित्य में, आदिकालीन साहित्य में। अब बात करें कि डिंगल क्या है और पिंगल क्या है, तो डिंगल और पिंगल, तो आप यहाँ लिख लेना, आदिकालीन साहित्य में, आदिकालीन साहित्य में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है, किया गया। ठीक है, डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल क्या है, डिंगल होती है अपभ्रंश जो भाषा थी उस समय की, और उसमें राजस्थानी भाषा का जो मिक्सअप होता था तत्कालीन, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा, तत्कालीन अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा को मिला के जो भाषा बनती थी उसे कहते थे डिंगल, और पिंगल कहते थे तत्कालीन अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, इसका जो मिक्सअप होता था वो कहलाता था पिंगल। तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा जो होती थी उसका मिक्सअप कहलाता था पिंगल। तो ये हो गई आदिकाल की विशेषता, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। 7वां जो बिंदु है वह है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो साहित्य में जो है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। वीर पृथ्वीराज रासो उदाहरण के तौर पर ग्रंथ देखें, और श्रृंगार रस का ग्रंथ देखें तो बिसल देव रासो विद्यापति की पदावली है। और डिंगल और पिंगल भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। आदिकालीन जो साहित्य में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल तत्कालीन अपभ्रंश जिसमें राजस्थानी भाषा मिक्स हो वो तो डिंगल, और अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा हो तो वो होगी पिंगल। ये मधुर भाषा मानी गई है पिंगल भाषा। श्रृंगार रस की ज़्यादा रचनाएं इसी में लिखी गई है, श्रृंगारिक रचनाएं, श्रृंगार रस की रचना पिंगल में।
श्रृंगार रस की रचना पिंगल में और वीर रस की रचना डिंगल में, वीर रस की डिंगल में। ठीक है, वीर रस की रचना तो डिंगल में लिखी गई है और श्रृंगार रस की पिंगल में लिखी गई है। तो ये हो गया आज का टॉपिक आदिकाल और आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ विशेषताओं के बारे में। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हिंदी साहित्य का जो शिशु काल है, जन्म काल है या प्रारंभिक काल है, वह किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है अपने आदिकाल को। ठीक है, और आदिकाल का जो वीरगाथा काल नाम देने वाले विद्वान कौन है? तो वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल। समय कब से माना है? 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। संवत की बात करें तो 1050 से 1375 विक्रम संवत। और आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल कहने वाले कौन है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्यिक प्रवृत्तियों की बात करें तो पहली जो प्रवृत्ति है विशेषकर वह है ऐतिहासिकता का अभाव। ये साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव है क्योंकि चारण कवियों ने अपने राजाओं की जो प्रशंसा में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा, इसलिए ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। दूसरी बात करें तो इस साहित्य में जो है वह युद्ध वर्णन में सजीवता है क्योंकि चारण कवि खुद एक अच्छे योद्धा भी थे और लेखन कौशल में भी निपुण थे। तो उन्होंने खुद युद्ध भी किए और उस युद्ध को देखकर उन्होंने वर्णन भी किया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि युद्ध अपने सामने ही हो रहा हो। तो युद्ध वर्णन में सजीवता पाई गई है। तीसरी बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है संकुचित राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयता की भावना का भाव। संकुचित राष्ट्रीयता का मतलब है कि अपने राज्य, जो वर्तमान में राष्ट्र की जो परिभाषा है, जिस प्रकार अपने हिंदुस्तान की परिभाषा है कि एक राष्ट्र है, उस प्रकार उस समय जो एक राष्ट्र की परिभाषा होती थी, एक छोटे राज्य रजवाड़े वो उनके लिए एक राष्ट्र होता था। छोटा सा कोई भी राज्य वो अपने आसपास का वो उनके लिए एक राष्ट्र होता था। तो संकुचित राष्ट्रीयता थी, उस उनका टारगेट होता था कि अपने राज्य से दूसरे राज्य पर कब्जा करना, उस पर लड़ाइयाँ करना, वो उनके लिए राष्ट्र था। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना का भाव पाया जाता है। बात करें आश्रयदाताओं की प्रशंसा, तो जो चारण कवि थे वह अपने राजाओं की, जहाँ उनके नौकरी करते थे, तो उनकी प्रशंसा करना एक अपना परम कर्तव्य समझते थे। उससे उनको थोड़ी धनराशि भी मिलती थी, जिससे उनका जीवन यापन भी होता था और उनका कर्तव्य खुद अपना कर्तव्य भी समझते थे, उसका भी उनका कर्तव्य का पालन भी कर लेते थे। प्रामाणिकता में संदेह, क्योंकि इसमें जो साहित्य रचा गया है उसमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया है, सही है ना। प्रामाणिकता में संदेह खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो इस काल की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो, उसके बारे में कहते हैं कि इसमें से इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में क्या है? जाली है। और फिर कल्पना की प्रचुरता है, वीर और श्रृंगार रस की दो रसों की प्रधानता है। प्रश्न आ सकता है कि आदिकालीन साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस और भी रस, विभत्स रस, इस तरह चार ऑप्शन देगा तो आपको पता है वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। वीर रस नहीं है तो फिर सेकंड पॉइंट श्रृंगार रस को प्रधानता देनी है, पर अगर वीर है तो पहले वीर को देनी प्रधानता। फिर उसके बाद डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल का मतलब तत्कालीन जो अपभ्रंश थी उसमें राजस्थानी भाषा का जो मिक्सअप है वो तो डिंगल है और इसमें वीर रस की रचनाएं रची गई है। पिंगल तत्कालीन अपभ्रंश जिसमें ब्रज भाषा का जो मिक्सअप था वह पिंगल, और श्रृंगार रस की जो रचनाएं हैं वह पिंगल भाषा में रची गई है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से क्लास ले रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे और आप स्वस्थ निरोगी होंगे और आप मेरी बातों को फॉलो कर रहे होंगे। और मेरा कहना है कि आप जो शुक्र शनि रवि जो लास्ट के दो तीन दिन होते हैं उनमें आप टॉपिक सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जिस तरह मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ और बातें करता हूँ तो उस पर बनाए कि सर ये मेरे प्रॉब्लम आ रही है, इस पर वीडियो बनाओ, या इस तरह मुझे याद नहीं हो रहा। जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है उनको कमेंट करें ताकि शनिवार रविवार तो उस पर वीडियो बनाएं। इसके अलावा लाइव प्रश्नोत्तरी जिस प्रकार मौखिक प्रश्नोत्तरी रखी थी उसी प्रकार हम टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मौखिक प्रश्नोत्तरी रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी जुड़ें, क्योंकि 50-60 साथी तो जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो जुड़ते ही हैं, कम से कम 100-150 स्टूडेंट तो जुड़े ताकि सब जो है वो एक ऑफलाइन बैच की तरह अपनी बातचीत करें, सबकी समस्याओं से रूबरू हों और सबका स्तर पता चले। क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है इस बार मेहनत, इस बार चयन लेना है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो आप या वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लेक्चर बनना है, सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, तो ये यूँ मान के चले कि खुद यूँ सोच ले कि ये तो मेरे लिए तो आखिरी मौका है। भले आप कि फर्स्ट बार दे रहे हो लेकिन ये मान के चले कि लास्ट बार है, फर्स्ट एंड लास्ट यही है। वो इस तरह तैयारी करनी है तो और सिलेक्शन लेना ही लेना है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठना, ये मंजिल के मुसाफिरों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो तैयारी जारी रखिए, धैर्य रखिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए और कठिन मेहनत कीजिए, सफलता इस बार ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।